चैप्टर 22 अजीब नजरें। क्या हुआ राठौर मेंशन में। अव्यांशी अभी अपने फ्री शॉपिंग की वजह से खुश थी। इस वजह से वो रुद्र का पनिशमेंट भी हटा देती है और बातें करते हुए वो वहां से चली जाती है। अव्यांशी के कान में ब्लूटूथ था, इस वजह से किसी को भी इस पर शक नहीं हो रहा था। अव्यांशी के जाने के कुछ मिनट बाद एक लड़की जिसने खुद को पूरी तरफ से कवर किए हुए थी वो निकलती है। फिर अव्यांशी जिस तरफ गई थी उस तरफ देखते हुए अपने फोन में बनाए हुए वीडियो को किसी को भेज देती है। इधर अव्यांशी उस स्टोर से निकलकर इधर उधर घूमने लगती है। वो काफी खुश लग रही थी। उसका खराब मूड भी अब ठीक हो चुका था। वो गाना गुनगुनाते हुए चल रही थी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी में पड़ती है जहां पे का स्टोर था। वहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स दिखाई दे रहे थे जो काफी ब्रांडेड और एक्सपेंसिव थे। अव्यांशी को दूर से ही वे बैग्स पसंद आ रहे थे, इसलिए वो अपने तेजी कदमों से जल्दी जल्दी उस स्टोर के तरफ जाने लगती है। उसके हाथों में अब भी वे शॉपिंग बैग्स थे जो उसने फ्री में लिया था। कुछ ही टाइम में वो उस स्टोर के अंदर थी। वहां से वो बहुत सारे न्यू कलेक्शन के बैग्स खरीदती है। फिर उनका पेमेंट करके दूसरी शॉपिंग करने लगती है। ऐसे ही अव्यांशी बहुत सारे शूज, सैंडल, ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप एटसेट्रा बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं। इतना सामान होने की वजह से अव्यांशी को हेल्पर रखना पड़ता है शॉपिंग बैग्स पकड़ने के लिए। उसे इस तरह शॉपिंग करता देखकर अव्यांशी के आसपास के लोग भी काफी हैरान हो चुके थे। वो अभी 17 साल की थी और इतना सारा शॉपिंग कर रही थी। कुछ देर बाद विहान, अंश और अंशिका भी अव्यांशी के साथ थे। वे तीनों अव्यांशी के इतने सारे शॉपिंग बैग्स को देखकर थोड़े से भी हैरान नहीं थे, क्योंकि पुरानी अव्यांशी भी शॉपिंग करने में बहुत ही आगे थी। इसलिए किसी को भी कोई हैरानी नहीं होता है। इस वक्त रात के 7 बज रहे थे। उन्होंने भी अपना शॉपिंग कंप्लीट कर लिया था। इसलिए विहान सबसे पहले मॉल के मेजर को बोलकर सभी शॉपिंग बैग्स को राठौर मेंशन पहुंचाने के लिए बोल देता है। फिर कुछ देर चारों साथ मॉल में ऐसे ही घूमने लगते हैं। वे मॉल काफी बड़ा था, इसलिए अव्यांशी को घूमना था। अव्यांशी के कहने पर विहान भी मान जाता है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। चारों को ही भूख लगा था, इसलिए अब वे लोग खाने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर बाद इस वक्त वे चारों एक रेस्टोरेंट के अंदर थे जो वही मॉल में ही था। सभी अपना अपना फूड ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में सबका ऑर्डर आ जाता है। इस वक्त उनका टेबल खाने से भरा हुआ था। अव्यांशी के ऑर्डर किए हुए फूड्स को देखकर तीनों चौंक जाते हैं। उन्हें थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा फूड ऑर्डर तो अव्यांशी ने किया था, जो पहले सबसे कम खाती थी। वे तीनों थोड़े हैरान थे। भले ही वे लोग इससे पहले भी अव्यांशी को फैमिली के साथ खाना खाते हुए देखा था, मगर फिर भी वे थोड़े हैरान हो चुके थे क्योंकि उनका आदत नहीं था अव्यांशी को ज्यादा खाना खाते हुए देखने का। विहान भी काफी खुश था। इससे पहले उसकी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा काम खाती थी, जिससे सभी परेशान रहते थे, मगर अब वो खुद से ही बिना कोई शिकायत के खा रही है, जिससे वे तीनों थोड़े हैरान थे मगर काफी खुश भी थे। कुछ देर बाद सभी अपना अपना फूड एंजॉय करते हुए अपने खाना खत्म करते हैं। विहान सभी का बिल पे करता है और फिर वे चारों उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। अव्यांशी और अंशिका को आइसक्रीम खाना था, इस वजह से विहान तीनों को कार में बैठने का बोलकर सबके लिए आइसक्रीम खरीदने चला जाता है। इधर अव्यांशी, अंश, अंशिका तीनों विहान की बात मानकर मॉल से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। उनका कार वही था। चाबी विहान ने पहले ही अव्यांशी को दे दिया था, इसलिए उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। तीनों जाकर अपने कार में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद विहान आता है। उसने सभी के लिए आइसक्रीम लिया था। कार में बैठकर वो तीनों को आइसक्रीम देता है और खुद भी खाने लगता है।
ऐसे ही वे चारों मस्ती करते हुए वहां से निकल जाते हैं राठौर मेंशन के लिए। आज अव्यांशी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने बहुत सारी शॉपिंग के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी किया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसका बुरा मुंड भी गायब हो चुका था। फिर विला के लिए निकल जाते हैं। रात के यही 8:50 हो रहा होगा। उनकी कार राठौर मेंशन के बाहर रुकती है। अव्यांशी, अंशिका और विहान चारों मस्ती करते हुए कार से बाहर निकलते हैं और मेंशन के अंदर आते हैं। मगर अंदर का माहौल देखकर वो चारों एकदम शांत हो जाते हैं। वहां का माहौल ही बहुत अलग था। इस वक्त लिविंग रूम में अव्यांशी के दादू, दादी, मोम, डैड, उसकी छोटी माँ, अभय, विवेक, साथ ही कुछ निकर साइड में खड़े थी सर झुकाकर। इस वक्त सभी मौजूद थे लिविंग रूम में, लेकिन फिर भी वहां का माहौल देखकर ही काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके गैर हाजिरी में कुछ तो हुआ है मेंशन में, क्योंकि इस वक्त अव्यांशी की मोम अनीता जी रो रही थी, जिन्हें अभिषेक जी उन्हें चुप करवा रहे थे। वही बाकी लोग बस शांति से उन्हें चुप करवा रहे थे, जिससे चारों कंफ्यूज्ड होकर सभी को देख रहे थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां का माहौल ऐसा क्यों है। आखिर उनके गैर मौजूदगी में क्या हुआ, जो सब इतने उदास दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही कई तरह के सवाल उनके मन में थे, मगर कहे कैसे किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अव्यांशी, जिससे रहा नहीं जाता है, और वो आगे जाती है। फिर अपनी दादी के पास आकर उनसे पूछते हैं, दादी क्या हो रहा है? आप सब इस तरह सैड क्यों है? क्या कुछ हुआ है? बोलकर वो सभी को कंफ्यूज्ड आंखों से देखने लगती है और अपने जवाब का वेट करने लगती है। वही पहले किसी का भी ध्यान अव्यांशी पर नहीं गया था। सभी अपने सोच में ही बिजी थे, लेकिन अव्यांशी की आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस पर आता है। अव्यांशी को देखकर सभी का रिएक्शन अलग अलग था। सभी को इस तरह खुद को देखता पाकर अव्यांशी को भी बहुत अजीब फील होता है। आखिर सभी उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो सभी लोग अव्यांशी को अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? आखिर क्या हुआ होगा अव्यांशी के गैर मौजूदगी में? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर सिर्फ स्टोरी की दुनिया यूट्यूब चैनल पर। CH23 सोनम इन हॉस्पिटल। अव्यांशी पर लगे इल्जाम। अव्यांशी, जिससे रहा नहीं जाता है, और वो आगे जाती है। फिर अपनी दादी के पास आकर उनसे पूछते हैं, दादी क्या हो रहा है? आप सब इस तरह सैड क्यों है? क्या कुछ हुआ है? बोलकर वो सभी को कंफ्यूज्ड आंखों से देखने लगती है और अपने जवाब का वेट करने लगती है। वही पहले किसी का भी ध्यान अव्यांशी पर नहीं गया था। सभी अपने सोच में ही बिजी थे, लेकिन अव्यांशी की आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस पर आता है। अव्यांशी को देखकर सभी का रिएक्शन अलग अलग था। सभी को इस तरह खुद को देखता पाकर अव्यांशी को भी बहुत अजीब फील होता है। आखिर सभी उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था। अव्यांशी के सवाल पर अभी दादी जी कुछ बोलती उससे पहले ही अनीता जी जो रो रही थी वो भी चुप हो जाती है और अव्यांशी के पास आकर गुस्से और नाराजगी के साथ बोलती है, अव्यांशी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सोनम तुम्हारी बहन है। भले ही तुम उसे अपनी बहन नहीं मानती हो, लेकिन तुम उसके साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकती हो। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सोनम से? हर वक्त तुम उसे परेशान करते रहती हो। हमने तुम्हें हर चीज दिया जो भी तुम्हें चाहिए होता था, लेकिन फिर भी तुम हमेशा सोमन से लड़ते रहती हो। आज तुम्हारी वजह से सोमन हॉस्पिटल में है। अगर तुम उसे हर वक्त परेशान नहीं करती तो वो घर छोड़कर नहीं जाती और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। आज तुम्हारी वजह से वो बेचारी मासूम सी बच्ची हॉस्पिटल में है। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली परेशान रहती है, जहां भी जाती हो सिर्फ परेशानियां खड़ी करते रहती हो। फैमिली के नाम को यूज करके तुम्हें सिर्फ लोगों को बुली करना आता है।
अनीता जी गुस्से के साथ बोले जा रही थी। उन्हें जरा भी ये ख्याल नहीं था कि उनकी बातों से अव्यांशी को कैसा फील हो रहा होगा। वो बस गुस्से में अव्यांशी को डांटे जा रही थी। वही अव्यांशी के आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। इस वक्त वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके दिल में दर्द हो रहा था अपनी माँ की बात सुनकर। भले ही वो जानती थी यह उसकी मोम नहीं अव्यांशी की मोम है, मगर फिर भी उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं थे। आंखों से अपने आप आंसू बहे जा रहे थे। वो अभी अनीता जी को बहुत कुछ कहकर उन्हें सुनाना चाहती थी, मगर अभी वो चाहकर भी कुछ भी कह नहीं पा रही थी। अपने दर्द और आंसू को छुपाने के लिए अव्यांशी सर जो झुका लेती है ताकि की भी उसे इस तरह देख न सके। लेकिन दादाजी और दादी जी से अव्यांशी के आंसू छुपे नहीं थे। उन्हें अव्यांशी का दर्द अच्छे से महसूस हो रहा था। अव्यांशी को इस तरह देखकर दादाजी और दादी जी को भी बहुत बुरा फील होता है। अभी अनीता जी आगे और कुछ बोलती उससे पहले ही दादाजी उन्हें रोक देते हैं और श्रुति जी को कुछ इशारा करते हैं, जिसे समझकर श्रुति जी आगे आती है और अव्यांशी को प्यार से समझाते हुए अपने साथ लेकर ऊपर चली जाती है। अव्यांशी का मन भी काफी उदास था। उसे भी वहां रुकने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो भी अपनी छोटी मोम के साथ वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे अभय, विवेक, अंश और अनीशा भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अनीता जी की बातें बहुत बुरी लगी थी। इसलिए वे सभी अव्यांशी के साथ चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद विहान भी आगे आता है और अपनी मोम को देखते हुए गुस्से से बोलता है, मोम आपको इस तरह अंशी को नहीं कहना चाहिए था। कुछ भी होता है तो आप सारा इल्जाम अव्यांशी पर ही क्यों डाल देती है। आपको सोनम दिखी लेकिन अव्यांशी की फीलिंग नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकती है। बोलकर विहान भी गुस्से में वहां से चला जाता है। अनीता जी बस देखती रह जाती है। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही दादी उन्हें रोक देती है। फिर आगे आकर बिल्कुल अनीता जी के सामने खड़ी होकर अपने सख्त आवाज में नाराजगी के साथ बोलती है, अनीता मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें हमेशा एक बेटी की तरह माना है। इस घर में कभी भी तुम्हें ऐसा फील होने नहीं दिया कि तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारी हर जिद, हर बात हमने एक्सेप्ट किया है। सालों पहले जब तुमने सोनम को अडॉप्ट करने की बात किया था तब सभी इसके खिलाफ थे, मगर तुम्हारी जिद की वजह से हम सब मान गए और उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया। जब तुम हर चीज अव्यांशी के बराबर उस लड़की को देती तब भी हम शांत थे, क्योंकि हमें पता था तुम गिल्ट में हो, इसलिए हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा प्यार, केयर, अटेंशन सभी उस लड़की के लिए बढ़ता गया, जिन पर सिर्फ हमारी अव्यांशी का हक था। तुम उस लड़की के लिए अव्यांशी को भूल गई। उसकी फीलिंग को तुमने इग्नोर कर दिया। तुम्हें हमेशा बस सोनम ही दिखाई देती है, लेकिन अव्यांशी का क्या। वो तुम्हारी बेटी है, उसे तुम्हारे प्यार, केयर, अटेंशन की जरूरत थी, ना कि महंगे महंगे गिफ्ट्स और पैसों की। मगर नहीं, तुम हमेशा उस लड़की को सारा अटेंशन देती रही जो अव्यांशी को चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची ऐसी हो गई, गुस्सैल, रूड। लेकिन फिर भी तुम अपनी गलती ना देखकर हमारी बच्ची पर चिल्ला रही हो। अगर हमें पता होता न उस लड़की को अडॉप्ट करने से ऐसा होगा तो हम कभी तुम्हारी बात नहीं मानते। जो भी हुआ था सालों पहले वो बस एक हादसा था, उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम उस बात को लेकर सभी चीजें बिगाड़ दिया। आज तुमने अव्यांशी को डांटा, वो भी उस लड़की के लिए, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारी बातों से अव्यांशी को कैसा फील हुआ होगा। बिना उसकी बात सुने तुम उस पर चिल्लाने लगी। कम से कम उसे बैठने देती, अभी वो बाहर से आई थी। आज तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। यह बोलकर दादी जी वहां से चली जाती है। उनके पीछे दादाजी भी चले जाते हैं। वहीं अनीता जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर।
आज पहली बार उन्होंने ने उससे इस तरह सख्त आवाज में बात किया था। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जो दादी जी अनीता जी पर गुस्सा हुई हो। सभी के जाने के बाद अनीता जी रोते हुए अभिषेक जी की तरफ मुड़ती है और बोलती है, अभी इसमें हमारी क्या गलती है? आप जानते हैं न सोनम की माँ के एहसान है हम पर, तो फिर आज मोम ऐसा क्यों बोल रही है? उनके प्यार की वजह से अव्यांशी इतनी बिगड़ गई है, लेकिन नहीं, साबिव को मेरी गलती ही दिखाई देती है। इस वक्त सोनम हॉस्पिटल में एडमिट है। अनीता जी की बात बीच में ही काटते हुए अभिषेक जी उन्हें रोक देते हैं। आज वो भी अनीता जी के बातों से काफी नाराज दिख रहे थे, इसलिए वो नाराजगी के साथ आगे आकर बोलते हैं, अनीता तुम गलत हो। सोनम को हमने नहीं कहा था घर छोड़कर जाने के लिए। वो खुद बिना किसी को बताए अपने मर्जी से गई है। इसमें अभी बच्चा की कोई गलती नहीं है। हर बार तुम अव्यांशी को ही बोलती हो। जो भी हुआ था सालों पहले उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी। तुम हर बार इस तरह अव्यांशी को कैसे बोल सकती हो? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, मगर आज नहीं। माँ सही कहती है, तुम्हें बस सोनम ही दिखाई देती है, अव्यांशी नहीं, बोलकर वो भी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अभिषेक जी के इस तरह बोलकर जाने से अनीता जी जमनी में बैठकर रोने लगती है। उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा था। आज पहली बार पूरी फैमिली उसके खिलाफ थे। सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तो अब क्या होगा आगे? आखिर क्या हुआ था सालों पहले? क्या राज है सोनम की मोम का? क्या करेगी अब अव्यांशी? क्या करेगी अनीता ही आगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला चैप्टर। अब तक सोनम को हमने नहीं कहा था घर छोड़कर जाने के लिए। वो खुद बिना किसी को बताए अपने मर्जी से गई है। इसमें अभी बच्चा की कोई गलती नहीं है। हर बार तुम अव्यांशी को ही बोलती हो। जो भी हुआ था सालों पहले उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी। तुम हर बार इस तरह अव्यांशी को कैसे बोल सकती हो? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, मगर आज नहीं। माँ सही कहती है, तुम्हें बस सोनम ही दिखाई देती है, अव्यांशी नहीं, बोलकर वो भी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अभिषेक जी के इस तरह बोलकर जाने से अनीता जी जमनी में बैठकर रोने लगती है। उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा था। आज पहली बार पूरी फैमिली उसके खिलाफ थे। सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। आगे चैप्टर 25 अव्यांशी का रूम। अव्यांशी अपनी मॉम नीलिमा जी की बात सुनकर कि उसकी वजह से सोनल घर छोड़कर चली गई और उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अपने बेड पर जाकर तकिया में मुंह दबाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वो शांत होती है तो बेड से खड़े होते हुए बोली, क्या अव्यांशी की मॉम को अव्यांशी पर इतना भी विश्वास नहीं है कि अव्यांशी पीठ पीछे सोनल को घर से नहीं निकालेगी? यहाँ तक कि पुरानी वाली अव्यांशी भी स्टार्टिंग में कभी सोनल के पीठ कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मॉम और डैड जो कि अपनी खुद की बेटी से ज्यादा प्यार और विश्वास उस सोनल से करते थे, इसलिए अव्यांशी को धीरे धीरे सोनल से नफरत होने लगी थी। और अव्यांशी की मॉम ने क्या कहा कि बचपन से उसे हर एक चीज दिया, चाहे वो पैसा हो या कोई और कीमती चीज, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बच्चों को पैसों से भी ज्यादा माँ बाप की प्यार और केयर की जरूरत होती है। और ऊपर से वो रो रो कर ऐसे बोलती है जैसे उन्होंने अव्यांशी के लिए क्या नहीं किया हो। और फिर जाकर डोर को लॉक करके बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसके आंखों में नींद नहीं था। उसे बार बार रह कर जो आज तमाशा हुआ वो याद आ रहा था। तभी वो बेड से उठकर एकदम से ग्लास में पानी भरकर पीने लगती है और कहती है, आज जो कुछ भी हुआ वो फिर से हो सकता है, और अब मुझे इन सब चीजों के लिए पहले से रेडी रहना होगा, क्योंकि अब मैं सिया नहीं, अब मैं अव्यांशी राठौर हूँ, राठौर फैमिली की प्रिंसेस, जिसे सब लोग अपने फायदे के लिए यूज करेंगे या फिर आज के जैसा कोई और इल्जाम मुझ पर लगाया जा सकता है। अगर मैं ऐसे ही सिर्फ अपने फैमिली
और गार्ड्स पे डिपेंड रही तो जरूर मेरे साथ वही होगा जो नोवेल में अव्यांशी के साथ हुआ था। वही ये याद करके कि नोवेल में अव्यांशी के साथ क्या हुआ था। नहीं, अव्यांशी चिल्लाकर बोलती है, नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। अभी तो मैं मरकर वापस जिंदा हुई हूँ। मुझे फिर से नहीं मरना। मुझे पहले स्ट्रांग और पावरफुल बनना होगा ताकि फ्यूचर में आज जैसा कुछ हुआ तो उससे मैं डील कर सकूं। तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा था, वही तो मैं कब से मालकिन आपको बताना चाह रहा था कि अब आपको स्ट्रांग और पावरफुल होना होगा ताकि कोई भी आपका दुश्मन या फिर राठौर फैमिली का दुश्मन आपकी कमजोरी का फायदा न उठा सके। तो अव्यांशी कुछ सोचकर चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, ठीक है, अब मुझे ज्यादा मत समझाओ, चलो अब तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और जाकर बेड पर गिर जाती हैं और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। वही रुद्र बोलता है, मालकिन ने तो बोल दिया कि वो अब स्ट्रांग बनेगी, लेकिन वो जितनी आलसी है वो जरूर फिर ये बात भूल जाएगी कि उन्हें स्ट्रांग और पावरफुल बनना है। चलो अब रुद्र बच्चा तुम भी सो जाओ, कल मालकिन को भी तो सुबह उठाना है, नहीं तो वो घोड़े बेचकर सोते रहेगी। और फिर वो भी गायब हो गया। ओबेरॉय पैलेस। रुद्राक्ष के कमरे में रुद्राक्ष अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे याद आया कि कैसे उस दिन जब वो राठौर पैलेस गया हुआ था और उस अंधेरे जगह पर बैठा हुआ, तभी वहां पर पिंक बाथर पहने हुए वो लड़की आई और अपने अलग अलग फेस बना रही थी। उसमें वो कितनी क्यूट और प्यारी लग रही थी। जी हाँ, उस दिन उस अंधेरे जगह पर रुद्राक्ष ही था जिसे अव्यांशी ने महसूस किया था। तो वो अपना ख्याल झटक कर बोला, ऐसी लड़कियों से बहुत मिला हूँ जो अलग अलग तरीके से मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, और उस दिन भी वो लड़की जानबूझकर उस पिंक बाथर में आई होगी जिसमें उसके लंबे और खूबसूरत पैर मुझे सिड्यूस कर सके और मैं उसका दीवाना बनता फिरूं। लेकिन वो नहीं जानती मैं वो बला हूँ जिसके भी पीछे जाऊं उसको बर्बाद कर दूं। और फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा, लेकिन फिर भी उसे रहकर अव्यांशी की लंबी पैर, बेदाग चेहरा नजर आ रहा था। तो वो वहां से उठकर जाकर ड्रॉर से सिगरेट निकालकर बालकनी में जाकर पीने लगता है। सुबह के 5 बजे अव्यांशी का कमरा। रुद्र जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था, उठिए मालकिन, उठिए। और फिर जाकर अव्यांशी का चादर हटाकर फेंक देता है जिसे अव्यांशी रात को ओढ़ कर सोई हुई थी। तो अव्यांशी अपने करवट बदल फिर से सो गई। तो इस बार रुद्र झंझलाते हुए बोला, मालकिन आपने कल ही रात को बोला था कि आप पावरफुल और स्ट्रांग बनोगी, तो जल्दी उठिए मालकिन। तो अव्यांशी वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोली, हाँ कहा था, लेकिन इसमें मेरे नींद का क्या लेना देना। और फिर बोली, वैसे मैं थोड़ी देर बाद उठ कर भी तो पावरफुल बनने का काम कर सकती हूँ। अब तुम भी जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, आखिर तुम भी नन्ही से पिद्दी हो। तो रुद्र अपने दांत पिसते हुए बोला, आप उठेगी कि नहीं मालकिन? नहीं तो मैं अपने तरीके से उठाऊंगा। और जाकर बाथरूम से बाल्टी में पानी लेकर आया और अव्यांशी के फेस पर फेंक दिया। तो अव्यांशी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, रुद्र के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और बेड से उठकर रुद्र के पीछे दौड़ने लगती है उसे पकड़ने के लिए। तो रुद्र भागते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोला, मालकिन आप भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपका दिमाग हूँ जो कभी नहीं थकता। वही रुद्र की ये बात सुनकर अव्यांशी गुस्से में अपने पैर पटकती है, लेकिन फिर उसके फेस पर स्माइल आ जाता है और वो रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुमने सही कहा रुद्र के बच्चे कि तुम बस मेरा एक दिमाग हो, तो क्यों न मैं अपने दिमाग को यानी कि तुम्हें इस रिंग में बंद कर दूं जहां से तुम आए हो। फिर अपने रिंग पर अपना हाथ फिराने लगती है। वहीं उसकी ये बात सुनकर रुद्र का फेस रोने जैसे हो जाता है और वो पूरे अपने फेस पर दुनिया जहां का मासूमियत लाते हुए अव्यांशी से बोला, नहीं नहीं मालकिन, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे उस रिंग के अंदर नहीं जाना। और फिर पप्पी फेस बनाते हुए बोला, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ है न मालकिन। तो अव्यांशी, जो कि उसे अच्छे से जान चुकी थी कि ये अपने मासूमियत से किसी को भी पिघला सकता है,
इसलिए वो भी आज उसका मजा लेने के मूड में थी और वो बोली, नहीं नहीं, तुम कहाँ बच्चे हो, तुम तो एक बहुत ही शक्तिशाली दिमाग हो जो कि मेरा है, इसलिए मैं तुम्हें अब इस रिंग के अंदर बंद कर दूंगी। तो इस बार रुद्र जोर जोर से रोते हुए बोला, मालकिन मैंने आपको बचाकर आपकी सोल को इस बॉडी में डाला, लेकिन अब आप मुझे मारना चाह रही हो, और जोर जोर से रोने लगा। वहीं उसका ड्रामा देखकर तो एक पल के लिए अव्यांशी भी हैरान हो गई कि कोई बच्चा इतना अच्छा एक्टिंग भी कर सकता है, और अपने मन में बोली, ये तो बॉलीवुड वालों से भी अच्छा एक्टिंग कर रहा है, इसे तो हीरो बनना चाहिए। वही जब रुद्र देखता है कि उसकी मालकिन किसी और ही दुनिया में खोई है तो वो और जोर जोर से रोने लगा। तो इस बार अव्यांशी को तरस आ गया और जाकर उसके गालों को पकड़कर खींचते हुए बोली, ठीक है ठीक, मैं तुम्हें वापस रिंग में नहीं भेजूंगी, लेकिन अभी उसने इतना ही कहा था कि रुद्र अपने आंसू को साफ करके बोला, लेकिन मालकिन आपने कल ही कहा था कि अब आप अपने पैरों पर खड़ी होगी, और वैसे भी वो आपकी मॉम मुझे आपकी मॉम ही नहीं लग रही, उनके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि कल तो आप अपने भाई बहनों के साथ घूमने गई थी, तो आप कैसे उस सोनम को घर से बाहर निकाल सकती हैं? और उस सोनम को क्या हो गया कि वो घर छोड़कर चली गई? उतने दिन से तो नहीं गई जब पुरानी वाली अव्यांशी उसको बुरा भला कहती थी, और जाकर सोफे पर बैठ गया। वही उसकी बात सुनकर अव्यांशी अपने मन में कहती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो रुद्र तपाक से बोला, ज्यादा दिमाग मत लगाइए मालकिन, पहले जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आइए, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। तो अव्यांशी जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अव्यांशी हाफ रही थी गार्डन में, क्योंकि रुद्र ने आज उसे 15 चक्कर के बदले 20 चक्कर लगवाए थे, ये कहकर कि मालकिन जब आप स्ट्रांग बनेगी तो कोई आपको नहीं हरा पाएगा। वहीं जब अव्यांशी से ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वही गार्डन में बैठकर मन ही मन रुद्र को कोस रही थी कि क्यों इस बच्चे को उस रिंग से निकाला, अब ये बच्चा मेरे हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया है। तभी रुद्र बोला, मालकिन ये गलत बात है, आप मन ही मन मुझे गाली दे रही, कहीं आपके श्राप की वजह से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो? वही अब अव्यांशी को गुस्सा आ गया ये सोचकर कि उसका बॉडी काम नहीं कर रहा और इस शैतान बच्चे को अपनी गर्लफ्रेंड की पड़ी है, और वो गुस्से में अपने पैरों की चप्पल को निकालकर रुद्र की तरफ फेंकती, लेकिन रुद्र तो पहले से ही वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो तो अव्यांशी का दिमाग था, तो वो जान चुका था कि अव्यांशी के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो वहां से गायब हो गया था। लेकिन वो चप्पल जिसे अव्यांशी ने फेंका था वो जाकर किसी लड़के को लग गया, और उस लड़के को लगते ही वो लड़का वहीं पर कुछ समय के लिए फ्रिज होकर अपनी आंखें बंद कर ली, और जब वो अपनी आंखें खोला तो उसमें किसी को जान से मारने की चाहत दिख रहा था, और उसी नजरों से अव्यांशी की तरफ देख रहा था। आखिर किसे लगा वो चप्पल जिसे अव्यांशी ने रुद्र के ऊपर फेंका था, और कौन है ये लड़का जो अव्यांशी को अपनी खूनी नजरों से देख रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस क्वीन विद स्टोरी की दुनिया। सॉरी गाइस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो 1 घंटा का होगा, लेकिन छठ पूजा के वजह से आगे की स्टोरी नहीं दे पाई, अगेन सॉरी फॉर इट। हाँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर चप्पल किसे लगा। एंड थैंक यू फॉर 700 सब्सक्राइबर।